हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। अब से पहले किसने सोचा था कि अमेरिका की कोशिश होगी कि ईरान से बात करे और ईरान की शर्तों पर बात करे, जहां वो चाहे वहीं बात करे। क्या अमेरिका का तकरीबन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेवल का एक आदमी, जो ट्रंप का नुमाइंदा है इस इलाके में, वो किसी एक एम्बेसडर के घर में जाकर के बात करेगा ईरान से? ये सब हुआ जो हमने सैटरडे को देखा। इसके अलावा सऊदी अरब के जो किंग हैं, उनका खत लेकर के सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ईरान पहुंचते हैं और बहुत अच्छी मुलाकातें होती हैं। आयतुल्लाह खामेनेई कहते हैं कि हम अपनी तमाम साइंटिफिक जो तरक्कियां हैं वो हम आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, तजर्बे शेयर करने के लिए तैयार हैं। बिरादराना मुल्कों के साथ, पड़ोसी मुल्कों के साथ हम ताल्लुकात चाहते हैं। और जो दूर से आई हुई ताकतें हैं, यानी अमेरिका, उसका यहां कोई लेना देना नहीं है, उसको यहां नहीं रहना चाहिए। यानी उस लाइन पर बात हुई। और उसके अलावा सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से भी बात की, वहां के डिफेंस चीफ से भी बात की, वहां की फौज के सरबराह से भी बात की। और बार बार वो ट्वीट करते रहे कि हमारी बातचीत बहुत अच्छी हुई है। क्या ये दुनिया वाकई बदल गई? क्या ईरान ने अपनी ताकत यहां तक पहुंचा दी कि पड़ोस के भी लोग, और वो जो जिसे वो शैताने बुजुर्ग कहता रहा है, वो भी अब बात करने के लिए मजबूर हो गया है? जिसके 52 डिप्लोमेट्स को 1979 में, 79 में इनकलाब के फौरन बाद 444 दिन यरगमाल बना करके रखा गया था, अमरीकी डिप्लोमेट्स को, क्या वो उससे बात करने के लिए मजबूर है? और ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो इस तमाम इस इन इन वाकयात का आने वाले वक्त में क्या असर होने वाला है, मौजूदा इसकी क्या अहमियत है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं खास मेहमान, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर्स के जाने माने चेहरा समझे जाने वाले, दुनिया भर के टेलीविजन, रेडियो, अखबारात, उनको उनसे राब्ता करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब। उनसे हम बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ है, दुनिया की जो तब्दीलियां हैं वो किस तरफ जा रही हैं। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। हमारे देखने वाले, हमारे दर्शक आपको बहुत तवज्जो से देखते हैं, और आप भी शायद कमेंट्स वगैरह में देखते होंगे। बहुत ही एक्टिव हमारे व्यूअर्स हैं और बहुत ही बारीकी से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इन तब्दीलियों को? जी, बहुत ही चौंका देने वाली डेवलपमेंट्स हो रही हैं इन दिनों, जो कि हम कभी भी सोच नहीं सकते थे, उम्मीद नहीं कर सकते थे कि इतने अरसे के जो कट्टर दुश्मन रहे हैं एक दूसरे पे, हर कुछ इल्जाम लगा रहे थे अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे, अब दोस्ती का हाथ बटाए हैं और बातचीत कर रहे हैं। एक नहीं, दूसरा राउंड भी खत्म हुआ है और तीसरे राउंड की तैयारी कर रहे हैं, जबकि ईरान ये कंडीशन लगाया था कि वो किसी भी हालत में डायरेक्टली अमेरिका से बात नहीं कराएगा, हालांकि ये इनडायरेक्ट ओमान के थ्रू हो रही है। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत लचकदार रवैया ईरान ने बता के साबित कर दिया है कि वो अगर अमेरिका एक कदम उठाता है तो ईरान 10 कदम आगे चल के किसी भी मुआहदे के लिए बातचीत कर सकता है। जो न्यूक्लियर इश्यू है और दूसरे आपस में जो मतभेद हुआ था इन दोनों देशों के बीच, जिससे खाड़ी के देशों में, खाड़ी के क्षेत्र में, मशरिक वस्ता में, पूरी दुनिया में तनाव था और पूरी दुनिया की निगाहें जो है ईरान क्या करने वाला है और अमेरिका और इसराइल मिलके ईरान पे क्या करने वाले हैं, इसका असर खाड़ी के देशों पे क्या होगा और दुनिया के अर्थव्यवस्था पे क्या होगा बोल के। तो ये बहुत ही खुश नसीबी है कि ईरान के लीडरशिप जो है, जो प्रैग्मेटिज्म कहते हैं अंग्रेजी में या रियलिज्म कहते हैं, उसको अपना के साबित कर दिया कि वो सिर्फ जंग या हथियार बनाने में माहिर नहीं है, लेकिन
डिप्लोमेसी में, नेगोशिएशंस में, डायलॉग में भी वो काफी एक्सपीरियंस हैं और दूसरे देशों को बता सकते हैं कि वो जंग के अलावा या अपने सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के अलावा भी ये नेगोशिएशंस में अच्छी तरह से वाकिफ हैं और हर कुछ मुमकिन हो सके तो करने के लिए तैयार हैं। तो अभी अभी आपको क्या, यानी देखिए, दो तीन चीजें हुई इसमें। एक तो ये कि पहला दौर हुआ ओमान में, 2.5 घंटे का दौर हुआ, और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर दो अलग अलग हॉल्स में बैठे हुए डेलीगेशंस के बीच में शटलिंग करते रहे। उसके बाद अमेरिका के मांग पर ये रोम में हुआ, और रोम में भी ओमान के एम्बेसडर के घर पर हुआ। ये यानी डिप्लोमेसी किस हद तक, कहां तक अमेरिका को वहां यानी लाने पर मजबूर किया ईरान ने। आमतौर पर होता तो ये था, और होना ये चाहिए था, कि जब ओमान यानी इटली जब उसे होस्ट कर रहा था, तो इटली की फॉरेन मिनिस्ट्री में होती है मुलाकात, किसी होटल में होती, किसी ऐसे वेन्यू पर होती जिसमें दोनों कंफर्टेबल महसूस करते। वैसे भी बातचीत करने में जब कोई डेलीगेशन किसी दूसरे की जगह पर पहुंचता है तो उसका एक खास असर होता है। क्या विटकॉफ के रवैये में इतनी बड़ी तब्दीली, जो सर उठा करके नीचे को देखने को पसंद नहीं करते लोगों को, दुनिया के मुल्कों को, वो इतना मजबूर हो जाए कि वो ओमान के एम्बेसडर के घर में जाकर के मुलाकात करे? इसे आप कैसे देख रहे हैं डिप्लोमेसी में? जी जी, पहला राउंड जो मस्कत में हुआ उससे मेरे ख्याल से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस अमेरिका की तरफ से आए और स्टीव विटकॉफ के तरफ से भी आए। और जो सूत्रों के हवाले से जो पता चला है उसमें ईरान उम्मीद से ज्यादा लचकदार रवैया इख्तियार किया था। खास तौर पे ये ऑफर करना कि उनके जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स हो या हमास हो या हुती हो, उनको ईरान अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इजराइल पे या अमेरिका पे हमला ना करने का ये जो वादा है अमेरिका को, वो आश्वासन देने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी बात है जिस पे अमेरिका और ईरान काफी एक दूसरे के खिलाफ रवैया अख्तियार कर रहे थे, और ईरान भी पहले से बता के आ रहा था कि ये एजेंडा टेबल पे नहीं है। लेकिन पहली ही मीटिंग में ये अमेरिका को बताना कि हम इस पे कार्रवाई कर सकते हैं और हम अपना असर और रसूख इन नॉन स्टेट एक्टर्स पे यूज कर सकते हैं, और सीज फायर की तरह हमला ना हो बोल के अमन और शांति के प्रयास में हम उनसे भी मिलके काम करेंगे बोल के, ये बहुत बड़ा है। और दूसरी बात यह है कि हालांकि उन्होंने इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम की बात में उन्होंने कहा कि जो भी आज का अब कुछ हुआ है, तकरीबन 300 किलोग्राम का जो 60% से एनरिच यूरेनियम ईरान के पास जो है, वो कहीं बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है। ईरान खुद अपने कस्टडी में रखने की बात की है। और दूसरी बात यह है कि जो इंस्पेक्शंस होंगे, जो भी एग्रीमेंट होगा, उसको लागू करने के लिए आईएईए को पूरा एक्सेस मिलेगा। जहां जाए वो अपनी तसल्ली के लिए इंस्पेक्शन करे, सरप्राइज इंस्पेक्शन करे, वगैरह वगैरह। तो वो डिसमेंटलिंग करने या जड़ से उखाड़ने की बात जो अमेरिका कर रहा था, उस पे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ ईरान बम ना बनाने का वादा करने के लिए तैयार है, जो कि पहले से भी उसी पे था कि ये न्यूक्लियर बम हम बनाने से हम गुरेज करते हैं, और उसके खिलाफ फतवा भी उन्होंने दिया था। सिर्फ ये अमेरिका, मोसाद और सीआईए का प्रोपेगेंडा था कि ये बनाने वाला है ईरान न्यूक्लियर हथियार, और 6 महीने या 6 हफ्ते वगैरह वगैरह बोल के, जो कि हम 25-30 साल से सुनते आ रहे हैं, जिसमें कोई सच नहीं है, बेबुनियाद है वो। तो अब ईरान साबित करना चाहता है जेसीपीओ के एब्रोगेशन के बाद कि हम न्यूक्लियर वेपन जो है नहीं बनाएंगे, हमारा प्रोग्राम पीसफुल है और उसी पे हम अड़े रहेंगे बोल के ये आश्वासन दिए हैं।
और इससे मेरे ख्याल से मुतमईन है अमेरिका के दूत। और जो उनका मेन डिमांड था कि ईरान को किसी भी हालत में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे बोल के, तो ईरान उस पर राजी हुआ है। और मेरे ख्याल से दोनों तरफ से तसल्ली बख्श पॉइंट्स एग्री करने के लिए हैं। दूसरा राउंड भी काफी सक्सेसफुल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स 2 दिन बाद ओमान में मिल रहे हैं और वो एक ढांचा तैयार करेंगे जैसा JCPOA का था, जिसमें जो भी मेन पॉइंट्स अभी 2 राउंड्स के टॉक्स में जो बातचीत में अग्री हुए हैं उसको फ्रेमवर्क बनाएंगे और उस ढांचे को तीसरी राउंड में मेरे ख्याल से मजबूत करेंगे दोनों दूत, विटकॉफ और रागाची मिलके क्या क्या ऐड करना है बोल के। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुआ है और ये खुशी की बात है। और दोनों जो है सीरियस हैं और एग्रीमेंट की तरफ बात कर रहे हैं। यही मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है अभी तक का। अच्छा, अभी तक जो 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 बातें आपने कही, ईरान अब से पहले बिल्कुल टॉप लीडरशिप लेवल पर यह कह चुका है कि इलाके का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमारे प्रॉक्सी नहीं है। ईरान अब से पहले उसने ओमान के जरिए अमेरिका को जो ईरान को जो मैसेज दिया गया अमेरिका की तरफ से कि वो ट्रू प्रॉमिस 3 ना अंजाम दे इसराइल के खिलाफ, उसने होल्ड करके रखा। ऐसी इत्तलात आपको भी मिली होंगी, कुछ चीजें छपती हैं, कुछ चीजें नहीं छपती, लेकिन हम सोशल मीडिया पर हैं, कुछ चीजें जरूर हम डिस्कस कर सकते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। इसी तरह से ईरान अब से पहले कहता रहा है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे। उस पोजीशन पे भी वो आज भी उसी तरह से है। जो 2018 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट फाड़ करके फेंका गया था, उसी पर वापस आने के लिए वो तैयार है। वो भी बात तकरीबन उसी रास्ते पर जा रही है। तो इसमें एडजस्टमेंट अमेरिका इजराइल की जान बचाने के लिए कर रहा है, या ईरान जो है वो अपनी माशी हालत को सुधारने के लिए, या ये कहिए अपने जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको हासिल करने के लिए, यानी इसमें ज्यादा कदम आगे कौन बढ़ रहा है, ये जरा समझने की बात। जी, 2 चीजें अहम हैं इसमें। ये पहला तो जो प्रॉक्सीज जो अमेरिका और इजराइल या दूसरे देश बोलते हैं, मेरे ख्याल से ये प्रॉक्सी ईरान किसी भी हालत को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ईरान का मानना है कि जो हिजबुल्लाह वहाँ अ, है लेबनान में, तो इजराइल के 1982 हमले के बाद उभर के निकला। वो रेसिस्टेंस है सिर्फ शिया लोगों का नहीं, सुन्नी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं और लिबरल्स भी हैं, सभी हैं जो कि इजराइल के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हालांकि 82 में एरियल शरॉन और बेगिन ये लेबनान पे हमला करके उनका डिमांड था पीएलओ को मार भगाना लेबनान से, जो कि वो हासिल कर लिए। टूनिस में चले गए यासिर अराफात। लेकिन इसराइल की मुखालिफत करने में और उनके ऑक्यूपेशन को हटाने के लिए कौन, हिजबुल्लाह ही आगे बढ़ के निकला। तो ये वजह क्या है? तो इजरायली हमले की वजह से लेबनान का ये हिजबुल्लाह और उसके पहले इस्लामिक जिहाद हमास में उभर के आया 86 87 में, जो कि ऑक्यूपेशन है सबसे मुख्य कारण। तो ये दोनों जो है इजराइल की वजह से उभर के निकले हैं। और जहां तक तीसरा और चौथा है, हूती भी जो है सऊदी अरब और इमारात की बमबारी से मजबूत हुए हैं और वो मानते हैं कि हम पे हमला हुआ इन दोनों मुल्कों और अमेरिका के हथियार से, कि हम गाजा और फलस्तीन के मामले में अड़े रहे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये यही रीजन पॉपुलर मोबिलाइजेशन का भी है कि अमेरिका हमला करके हमारे इराक पे तसल्लुत जमाना चाहता है, हम उनको निकाल के भगाना चाहते हैं। तो ये चारों भी जो है ये इंटरनल मूवमेंट्स हैं, रेसिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, प्रॉक्सीज नहीं है ये। अगर ईरान चाहता तो उनको इस्तेमाल करके बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो अपने आप हालांकि डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल सपोर्ट और कुछ मटेरियल सपोर्ट देता होगा, जैसा अमेरिका इजराइल को दे रहा है या दूसरे देशों को देता है,
लेकिन ये प्रॉक्सीज कहना ईरान बिल्कुल मानता नहीं है, और इसको अमेरिका अब जान चुका है कि ये कुछ हद तक ईरान मदद कर सकता है, लेकिन हूती जो है ये इंटरनल है, हिजबुल्लाह जो है ये इंटरनल है, हमास जो है ये ऑक्यूपेशन की वजह से है। और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स भी जो है अमेरिका के हमले के बाद उभर के निकला है, हालांकि कुछ हद तक ईरान सपोर्ट करता है। तो ये तो एक पहलू है जो अमेरिका ईरान की शर्त को मानने पे मजबूर हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये जो इंटरनल प्रेशर है, हाँ मैं मानता हूं कि सैंक्शंस जो लगातार ईरान पे थोपे गए हैं उससे काफी पेचीदा मामला है इकोनॉमिक सैंक्शंस का। उनका इकोनॉमिक आर्थिक ढांचा जो है कमजोर हुआ है, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं कि वो मजबूर हो गए हैं और घुटने टेक दिए हैं। वो अपने बलबूते पे जो है मिलिट्री कैपेबिलिटी बनाए हैं इंटरनली, चाहे मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, या नेवी हो, या जो भी हो, वो अमेरिका जानता है। इसी की वजह से इतने सालों से ईरान पे हमला नहीं हुआ, चाहे वो ईरान का, इजराइल का हो या अमेरिका का हो, या दोनों मिलके। तो ईरान इतना ताकतवर बन गया है पिछले 25 सालों में कि अमेरिका भी नोटिस किया है, और खाड़ी के देशों को भी पता चल गया है कि ईरान जो है इराक की तरह फल नहीं है कि एक हल्का से मार से गिर जाएगा बोल के, या लिबिया नहीं है। तो ईरान काफी मजबूत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जो है अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी स्ट्रैटेजी से दो बड़े देशों का सपोर्ट भी उसके पीछे है, चाहे वो चीन हो या रूस हो। तो ये बहुत बड़े देश हैं, और अमेरिका इनके पीछे, ईरान के पीछे है बोल के पता है कि जो भी हथियार ईरान के पास हैं, उसके अलावा भी ये दो देश ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ होने से वीटो कर सकते हैं बोल के, ये भी बहुत बड़ा है। तो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस एक तरफ, और चीन और रूस का सपोर्ट एक तरफ, और ईरान की खुद अपनी मजबूती, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, ये सब मिला के अमेरिका को मजबूर किया है कि वो मेरे ख्याल से अब सोच रहे हो कि जेसीपीओ इजराइल के दबाव में आके हम गलती की है, और उसी के दायरे में जो है अब बातचीत हो रही है। और मेरे ख्याल से दोनों जो है कुछ ना कुछ कंसेशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बेसिक ढांचा जो 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान हुआ, उसी को फाउंडेशन बना के अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हालात काफी कुछ चेंज यानी हो गए हैं 10 उसी साल में। एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं अब इसमें थोड़ा सा जो और एक बड़ा वाकया हुआ उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगा। पहला जो राउंड हुआ ओमान की राजधानी मस्कत में, और दूसरा जो हुआ अगले ही सैटरडे यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर रोम में, इटली की राजधानी में। इसके दरमियान एक बहुत बड़ा वाकया इस इलाके में यह हुआ कि सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ईरान पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि पहले से शेड्यूल्ड नहीं था, और किंग सलमान का खत लेकर के पहुंचे, और टॉप लेवल की मुलाकातें हुई, जिसमें जाहिर है लीडर जो वहां सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनाई, और उन्होंने जिस तरह से बुजुर्गाना अंदाज में ये कहा कि हमने जो कुछ हासिल किया है हम वो सब आपको शेयर करने के लिए तैयार हैं, जिसमें शायद इशारा ये भी है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी हम आपको दे सकते हैं। उस खुले दिल से जो मुलाकातें हुई, और बार बार सऊदी डिफेंस मिनिस्टर उसको अप्रिशिएट करते रहे, क्या अब से पहले जिस तरह से बशार अल असद को कुछ अरब मुल्कों ने ईरान से दूर करके उसको एक तरह से रजीम चेंज करने में कामयाब हो गए, क्या सऊदी अरब उस किस्म के किसी धोखे वाले प्लान से ईरान पहुंच रहा है, या रियलिज्म वहां भी आ रही है? जी, मेरे ख्याल से सऊदी लीडरान को अब पता चल गया है कि ईरान कोई मामूली देश नहीं है जो डरा धमका के अपना काम निकाले, चाहे वो इजराइल के थ्रू या अमेरिका के थ्रू या दूसरे जरियों की तरह। तो ईरान जो है अपनी पॉलिसी कंसिस्टेंट रखा है, और वो किसी भी हालत में
फंडामेंटल्स या नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और सऊदी अरेबिया को पता चल गया है कि अगर अमेरिका या इजराइल या दोनों मिलकर ईरान पे अब तक हमला नहीं करे हैं, वो इसलिए कि ईरान ताकतवर बन गया है। ईरान के पीछे चीन और रूस भी है, और चीन खुद मध्यस्थता करके चीन, रशिया, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में नेगोशिएशंस कराया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए, जिसके तहत दोनों मुल्क के लीडरान आ रहे जा रहे हैं और काफी कुछ प्रगति भी हुई है इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्राउन प्रिंस और वजीर आजम है सऊदी अरेबिया के, तो वो अपना बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम न्यूम सिटी और डेवलपमेंट की तरफ उठाए हैं। और वो सऊदी अरेबिया को जो तेल और गैस के ऊपर निर्भर था, उससे हटा के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल पावर और न्यूक्लियर पावर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दिशा में वो सोचते हैं कि अगर हम दोस्ती का हाथ ईरान को नहीं बटाएंगे, तो हम प्रगति किसी भी हालत में प्रोग्रेस नहीं कर सकते बोल के। तो सऊदी लीडर्स के दिमाग में ये बात अच्छी तरह यही है कि हम दोस्ती का हाथ ईरान को बढ़ाना चाहिए। और अगर उनको शुबा होता है कि वो इजराइल या ईरान के साथ मिल के ये हमला करवा रहा है, तो उसको दूर करने के लिए जो भी शुबा है ईरान के लीडरों के दिमाग में, तो उसको सेटिस्फाई करके उनको निकाल के आश्वासन देना चाहते हैं सऊदी लीडर कि हम दोनों मिलके, इस्लामिक मुल्क मिलके इस क्षेत्र में, इस खिते में शांति से काम कर सकते हैं। बोल के मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है डिफेंस मिनिस्टर, सऊदी डिफेंस मिनिस्टर की, कि उन्होंने टॉप लीडरों से और अली खामेनी से भी मुलाकात की। हाँ, अगर अगर आप कॉन्स्पिरेसी थियरी के नजरिए से या सस्पिशन की तरफ से अगर आप देखना चाहें, तो ये भी हम सोच सकते हैं कि ईरान के लीडर से बातचीत करके वहाँ का टेम्परेचर मेजर करने के गए हैं, और किस हद तक वो कॉन्फिडेंट हैं या नर्वस हैं, या किस हद तक वो लचकदार रवैया अपनाने के लिए तैयार हैं, या पहले की तरह जो एक्सट्रीमिस्ट बोल के थे उनका दबदबा ज्यादा है, क्या है वहाँ बोल के बातचीत करके वहाँ का हाल देखने भी गए होंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आशाएं जता रहे हैं कि सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट के बीच में कुछ तनाव है, कि प्रेसिडेंट डिप्लोमेसी को बढ़ाना चाहते हैं और मजबूरन अली खामनेई वो बात को मानना पड़ा कि डिप्लोमेसी को भी एक टाइम देना चाहिए और प्रोग्रेस की तरफ देखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं पेसिमिज्म भी नहीं हूँ और ऑप्टिमिस्ट भी नहीं हूँ, हम रियलिज्म है, हम देखते हैं कि किस हद तक हम हमारे हित को डिफेंड करके, प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं बोल के। तो इसको भी मेजर करने के लिए वो गए हैं। लेकिन सबसे असल बात यह है कि वो सऊदी अरेबिया भी डरे हुए हैं कि कहीं ईरान डायरेक्टली अपने साथियों के जरिए, जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है या दूसरे हुतीज भी हैं जो कि खतरनाक हैं, कभी भी किसी भी सऊदी शहर पे हमला कर सकते हैं। उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, और जो रेड सी में और इसराइल पे जो हमला कर रहे हैं, वो आसानी से सऊदी ठिकानों पे भी मुड़ के बमबारी कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया जो है ईरान और हुती के बीच में जकड़ा गया है, और उसको इतना स्ट्रांग प्रोटेक्शन अमेरिका से नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से तेल के मामले पर रूस के साथ मिलना चाहते हैं, और पीस एंड सिक्योरिटी के मामले में ईरान के साथ हाथ बटाना चाहते हैं। और वो किसी भी तरह सऊदी इंस्टॉलेशंस को, चाहे रास तनूरा में हो, दहरान में हो, या रियाद या जिद्दा या यानबू में, जो उनके पूरे इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं, रिफाइनरीज हैं और पाइपलाइंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर किसी भी तरह, या डिसलिनेशन प्लांट्स है जिसके ऊपर पानी के लिए निर्भर हैं, तो इसको किसी भी तरह इसको
नुकसान नहीं पहुंचना बोल के वो आश्वासन भी चाहते हैं ईरान से, क्योंकि ईरान ने खुले शब्दों में बताया है कि अगर कोई भी खाड़ी के देश या उन पे जो अमेरिका के अड्डे हैं वो किसी भी तरह ईरान पे जो हमला होता है उसमें अगर मुलविस हैं तो हम उसको निशाना बनाएंगे। और आप जानते हैं कि बहरीन और सऊदी में भी दूसरे देशों के अलावा वहाँ भी अमेरिका के काफी कुछ फैसिलिटीज हैं जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अगर डीगो गार्सिया से सीधा आके ईरान पे हमला करना चाहते हैं। तो ये जो खाड़ी के देशों में एवेक्स है और रेडार्स हैं और जो दूसरे आसार हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो चौकन्ना करने के लिए ये भी इसमें भी ये बात मुलविस है। बट बॉटम लाइन ये है कि दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को आश्वासन दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इस पे मेरा ख्याल से जो मस्कत में बात होने वाली है उस पर भी काफी असर होगा कि डायरेक्टली अमेरिका के साथ ही नहीं और सऊदी अरेबिया के साथ भी जो है वो मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं शांति की तरफ। यानी हालात काफी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, ईरान के जो इनकलाब के बुनियादी बातें जो रहीं शुरू से, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा शैतान, इजराइल जो है वो कैंसरस ट्यूमर, और इस इलाके से गैर मुल्की दूर से जो आई हुई ताकतें हैं उन्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। क्या सऊदी अरब और ईरान के नजदीक आने से वो नताइज जो आयतुल्लाह खुमैनी ने, मरहूम ने जो बातें कही थी, क्या उसके पूरे होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या कहीं कोई बीच में डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन होगा और शायद कोई अगला फेज आएगा जिसमें इजराइल के खात्मे की बात कहीं अगर सोची जाए तो सोची जाएगी, या अमेरिका के वहां से निकल जाने की बात सोची जाएगी? क्या आपको क्या लगता है अभी किस स्टेज में? देखिए, पहले से ही ईरान का ये रवैया है कि यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं खाड़ी के देश में या मशरिक वस्ता में, ये अंदरूनी नहीं है, ये बाहर के देश आके उकसा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं और उनके इंटरवेंशन से यहाँ तनाव है और शांति बरकरार नहीं हो रही है। बल्कि ईरान का ये मानना है कि इसीलिए हम दूसरे देश जो यहाँ के अड्डे बनाए हैं या फौज रखे हैं या बहरी बेड़ा रखे हैं, इसको निकाल बाहर करना बोल के उनका पहले से ही डिमांड है, जिसके लिए भारत भी ईरान का काफी हामी था, भारत भी सपोर्ट किया है। लेकिन जो असल ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि हालांकि एक तरफ सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी के देश इसको मानते हैं कि बाहर के देश आके तनाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने मुफीद के लिए, अपनी सलामती के लिए, अपने रेजिम सिक्योरिटी के लिए वो अमेरिका के बगैर जी नहीं सकते। जैसा ट्रंप जो पहले टर्म में थे प्रेसिडेंट, उन्होंने सऊदी अरब को पहली बार दौरा किया एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने एक हफ्ते बाद जाके वाशिंगटन व्हाइट हाउस में उन्होंने एक बयान दिया जो कि चौंकाने वाला था। और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका अगर सऊदी अरब को सपोर्ट नहीं करता है जिस तरीके से हम कर रहे हैं, तो एक दो हफ्ते में वहां की मोनार्की खत्म हो जाएगी। तो इस तरह का जो डिपेंडेंस है खाड़ी के देशों का, खास तौर पर सऊदी अरब का अमेरिका के ऊपर, उसका कोई जवाब ही नहीं। तो अमेरिका के सपोर्ट के बगैर ये मोनार्की जो है कुछ ही दिनों में पॉपुलर रेवोल्यूशन से हटाए जाएंगे, जैसा ईरान में हुआ या मिस्र में हुआ या इराक में पहले हुआ। तो जो खाड़ी के देश हैं सभी, चाहे कुवैत हो या बहरीन हो या सऊदी हो, इमारात हो, कतार हो, इवन ओमान भी, तो ये सब देशों में अमेरिका के अड्डे हैं और वो ये मान के चलते हैं कि ये उनकी रेजिम सिक्योरिटी के लिए है, उनके मोनार्की के सपोर्ट के लिए है। क्योंकि वो अमेरिका बार बार उनको इशारा देता है कि अगर हम यहाँ नहीं होते तो ईरान अपने पॉपुलर एक्सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशन की वजह से आपका तख्ता पलट देगा। जैसा बहरीन में 81 में ईरान को अक्यूज किए थे कि ईरान वहां के ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की शेख खलीफा के खिलाफ सुन्नी मोनार्की के बेबुनियाद था। तो ये हालांकि चाहते हैं कि एक्सटर्नल सपोर्ट प्रेजेंस ना हो, लेकिन रियलिटी में सब 6 देश भी
या इराक को मिला के 7 देश भी जो है अमेरिका के अड्डे वहां मौजूद हैं। हजारों के अमेरिका के सिपाही हैं और उनका गोला बारूद वहां है, प्लेन्स हैं, शिप्स हैं वगैरह सब। तो ईरान को जो डिमांड था कि बाहर की ताकतें यहाँ नहीं रहना, वो ग्राउंड रियलिटी में अचीव नहीं हुई है। सिर्फ थियोरेटिकल लेवल पे ये मानते हैं, लेकिन जब तक ईरान का खतरा ये देशों को बताया जाता है कि ये ताकतवर हो गया है, न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ जा रहा है, न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं, ओके, डरा धमका के ये अपने शिकंजे में रखना चाहते हैं और अपने हथियार इनको बेचना चाहते हैं। और सबसे बढ़ के इनकी दौलत जो तेल से आती है वो अमेरिकन सिक्योरिटीज में, स्टॉक मार्केट में, बैंक्स में, इंश्योरेंस में वहां खर्च करने के लिए इन पे मजबूर किया जाता है। जैसा 91 में इराक को कुएं से मार भगाने के लिए पूरे खाड़ी के देश हजारों के अरबों डॉलर अमेरिका को दिए उस काम के लिए। तो उसके बाद से जो है लगातार उनको अमेरिका को पेंशन दे रहे हैं। ये जो सोल्जर्स हैं, जो अड्डे हैं, वो आप समझते हैं कि अमेरिका अपने खर्चे से वहां चला रहा है? नहीं, सब खाड़ी के देश उनको दे रहे हैं पैसे। आप यहाँ रहिए, हमारी हिफाजती के लिए, हमारी सलामती के लिए, हमारी मोनार्की स्टेबिलिटी के लिए हम कुछ भी पैसा देने के लिए तैयार हैं और आप के फौज के तनख्वाह भी देंगे। हम जो भी खर्चा होता है, पानी, बिजली, सब कुछ हम उठाएंगे। आप यहाँ रहिए और हमें बचाइए इन नेबर्स से जो मिस्चीवियस हैं या जो भी हैं बोल के उनके दिमाग में बिठा दिया गया है। जैसा ब्रिटिश के जमाने से पायरेसी के नाम पे उनको उन पे तसल्लुत किया गया था। तो अब ईरान का प्रीटेक्स्ट लेके, बहाना लेके इन अमेरिका का दबदबा उन पे छाया हुआ है और वो खुदा रसूल को भूल के जो है अमेरिका को खुदा मानते हैं और अमेरिका को प्रोटेक्टर मानते हैं। और यही फर्क है ईरान और ये जीसीसी देशों के बीच में कि अल्लाह ताला को वो ईरान वाले मानते हैं और उसके भरोसे पे वो आगे बढ़ रहे हैं और ये अमेरिका के भरोसे पे ये मुलविस हैं और वो डरपोक हो गए हैं। ये बहुत ही अहम बात आपने की कि ये अल्लाह पर भरोसा करते हैं ईरान वाले और उन्होंने शायद अमेरिका को अल्लाह मान लिया है। बहरहाल ये बहुत ही अहम बातचीत रही आपके साथ, और खास तौर पर अगर फिर वहीं एक सवाल रह जाता है हमारी बात, मैं समझता हूँ आखिर में मैं इस तरह से कंक्लूड करूं कि अगर वाकईन ईरान और सऊदी अरब जीसीसी मुल्कों का सबसे अहम मुल्क है, अगर इनके बीच में एतमाद बनता है, एक दूसरे पर भरोसा बनता है, एक दूसरे के लिए ताउन करते हैं, शक शुबा खत्म हो जाए, तो अमेरिका एंड कंपनी खुद ही अपने आप वहां से शायद फरार करने पर मजबूर हो जाए और हो सकता है फिलिस्तीनी मजलूमों की भी बड़ी मदद हो जाए। क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में, ये देखने समझने की बात है। जनाब आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और बहुत ही अहम बातें आपने की हैं, जिसमें आपने ये भी कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत में कुछ रियलिज्म नजर आ रही है। ईरान की जो शराइत रखी गई उस पर अमेरिका ज्यादा एक तरह से कदम आगे बढ़ा रहा है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या ट्रंप उस पर रुक सकेंगे? एक अजीब सा मिजाज, 1 मिनट बाद वो क्या बोल देंगे किसी को नहीं मालूम। उनकी सरकार के लोग डरे रहते हैं। क्या ऐसी हालत में स्टेबिलिटी से बात ये आ पाएगा इस पूरे इलाके में, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।